गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में देख रहे हैं। आज भारतीय संविधान का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दो कवर किए जिसमें से अंग्रेज़ों के टाइम पे या कहीं ब्रिटिश कंपनी से लेकर के ब्रिटिश शासन तक के कैसे संविधान का विकास हुआ उसके बारे में देखा। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के गठन और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा था। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे। हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, दूसरों के संविधान से कैसे अलग है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो आप YouTube चैनल पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। वैसे तो सबसे पहले संविधान अमेरिका में बना था, लेकिन अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए, विस्तार देखा जाए, तो सबसे बड़ा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें भारतीय संविधान बहुत सारे संविधानों को निचोड़ कर बनाया गया है। ये कह सकते हैं उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको लिया गया है, कई स्रोतों से लिया गया है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग हमारे संविधान की कमियां भी बताते हैं, लेकिन जब अंबेडकर साहब ने संसद में इस पर अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने कहा था कि हमने पूरी दुनिया के संविधान को छान करके लाया है और उसके सभी गुणों को इसमें संकलित किया है। अगला देखेंगे नम्यता एवं अनम्यता समन्वय। इसका मतलब यह है कि इसमें कठोरता और सरलता दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। ये कह सकते हैं कि हम सरलता इसलिए है कि हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी खूबी है, या हमारे संविधान के बनाने वालों ने इतना सोच के बनाया कि किसी निर्दोष को, अगर कोई आदमी निर्दोष है तो उसको हम किसी तरीके से दंडित नहीं करेंगे। भले ही दो चार दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान की बहुत सारे लोगों ने इसका गलत उपयोग किया है, लेकिन यहाँ इसको हमें विस्तार से देखने की ज़रूरत है। बहुत बार बहुत सारे निर्दोषों को बचाया भी गया है इस संविधान के तहत, और बहुत सारे लोगों को इससे फायदे हुए हैं। अगला है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो संघीय व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे बार देखेंगे कि ये संघ की तरफ झुका हुआ है। कहने का मतलब ये है राज्यों पर हावी है। इसको लेकर के हम लोग कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जैसे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार इसको नियुक्त करता है, तो एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो केंद्र राज्यों पर अपनी निगाह रखता है, जबकि ऐसा संघीय व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। संघीय व्यवस्था में दोनों के कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में यहाँ तक कि है कि अगर कोई राज्य कानून बनाता है और उसको अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को दे देता है और राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो वो कानून नहीं बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। दूसरा है जैसे सिविल सर्विस के अधिकारियों की नियुक्ति। IAS UPSC जो अधिकारियों को नियुक्ति करती है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसका जो कार्य वो करता है राज्यों का कार्य करता है, लेकिन जो उसका हस्तांतरण या कुछ करना होता है तो केंद्र सरकार ही करता है। तो ऐसे और कुछ पॉइंट हैं, जैसे कोई कानून बनाया गया जिसमें टकराव होती है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई टकराव होता है तो उसमें राज्य सरकार का जो कानून होता है वो
केंद्र सरकार से नीचे होता है। कहने का मतलब ये कि उसमें केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। संघीय, अर्ध संघीय भी कुछ लोगों ने इसको कहा है। अगला है जो इसकी विशेषताएं हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वेक्षण एवं समन्वय। इसमें न्याय को एक अच्छी पोजीशन, मतलब उसको अपने स्वतंत्रता दी गई है, वो अपने स्वतंत्रता से कोई कार्य कर सकता है। संसदीय कार्य अलग है, संसद में कानून बनते हैं और उसका संविधान को लागू कैसे करना, संविधान के खरा है या नहीं, या संविधान के हिसाब से है या नहीं, तो उसकी जांच न्याय व्यवस्था करती है। अगला है मौलिक अधिकार। हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे हमारे देशवासियों के पास, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार है जो 1944 में ख़त्म कर दिया गया। संपत्ति अधिकार अब वो 301 आर्टिकल 301 में है, जो अब वैधानिक अधिकार रह गया है, मतलब उस पर कानूनी अधिकार है आपके पास। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। ये इस पर आप इसको लेकर के आप कानून, मतलब आप संसद में नहीं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि अगर मतलब कोई सरकार इसको लागू नहीं करती है तो आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये, लेकिन ये इसमें ये है कि जो सरकारें होती हैं वो जनता के, क्योंकि उनको चुनाव आगे जीतना होता है, तो वो जनता की भलाई के लिए उसको अप्लाई करती हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो जनता की भलाई के लिए उस टाइम नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास उतना सोर्सेज नहीं थे, आर्थिक समृद्धि हमारे पास इतने नहीं थी कि हम इसको लागू कर सकते थे। तो अब जैसे जैसे हमारे पास संसाधन हो रहे हैं वैसे वैसे हम उसको लागू करते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 11 अभी हैं, पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में 1 जोड़ा गया, जो नागरिकों को बताता है कि जो क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति। लेकिन आप इसको लेकर के आप किसी कोर्ट में किसी के प्रति आप नहीं जा सकते हैं। बस आपको ये बताया गया कि अगर आप नागरिक हैं तो इसका पालन आपको, एक सच्चा देशवासी होने के कारण आपको इसका पालन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। तो पहले देखेंगे सबसे लंबा संविधान कैसे है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमने इससे पहले भी आपको बताया कि हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 के आसपास अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अभी उसमें संशोधन करके वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग आपको कहीं कहीं आपको 22 भाग ही मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 तो हटा दिया गया, 7 को हटा दिया गया है, और 4 ऐसे हैं जो उसके भाग में से भाग हैं। जैसे 4 है तो उसका 4A है, 9 है तो 9A और 9B भी है, और 14A है। तो इस प्रकार देखेंगे कि आप कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, लेकिन टोटल 25 भाग हैं। हम पहले इसमें देख लेंगे कि भाग में क्या क्या है, किस भाग में क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं वैसे। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। इसको देखने से हमें ये पता लगता है कि अक्सर जो है पेपर में जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आर्टिकल कौन सा किस आर्टिकल से रिलेटेड है। जब हमें भाग और अनुसूचियाँ मालूम रहेगी तो हम इजीली ऑप्शन को अलग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले भाग में क्या है। पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है, जो 5 से लेकर के 11 तक है। ऐसे ही भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल
वन तक है। तो हम इसको इसलिए याद करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको कोई पूछा गया कि ये मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, तो अगर आर्टिकल जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें डिफरेंस है या दूर दूर के आर्टिकल हैं तो आप इजीली उसको अलग कर सकते हैं। वैसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये भाग किससे रिलेटेड है, तो हमें ये याद रखना है कि पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र से है, दूसरा नागरिकता से है, तीसरा मौलिक अधिकार से है, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, चौथा मौलिक 4A जो 1996 में नहीं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 51A में। उसके बाद है भाग 5 जिसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया जो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है। इसकी कुछ इसमें अलग अलग अध्याय हैं, जैसे अध्याय 1 में है कार्यपालिका जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। अध्याय 2 में संसद जो 79 से लेकर 122 तक है। आर्टिकल 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो 123 में है। ये सारे आर्टिकल को हम आगे देखेंगे, जब हम आगे के चैप्टर में जाएंगे तो ऐसे हम इनको काफ़ी विस्तार में देखेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे प्रश्नों का हल यहाँ पे मिलेगा। बस आप इसको ध्यान से सुनते जाइए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको याद करते जाइए। वैसे मैं पॉइंट आउट करता जाऊँगा आपको क्या याद रखना है। और अगले में है न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका जो 124, इसको यहाँ पे याद रखिएगा, 124 से लेकर 147 तक है। इसके बीच के जो आर्टिकल है उनके बारे में हम आगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नियंत्रक और महालेखा 148 से लेकर 151, ये कई बार पूछे गए हैं। ये सारे संघ न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा पर ये सारे पूछे जाते हैं किस आर्टिकल से रिलेटेड है। अगला भाग देखते हैं हम। अगला भाग है राज्य से संबंधित। तो राज्य सरकारें हैं जिसमें भाग 6 में है 152 है। अध्याय 1 में है साधारण जो राज्य के बारे में बताया गया 152 से लेकर 237 तक है, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति या कैसे होती है ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। कार्यपालिका है 153 से 167 तक है। विधानमंडल 168 से लेकर 121 तक है, 212 तक है सॉरी। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जो हैं 213 में दी गई हुई हैं। अधीनस्थ उच्चतम न्यायपालिका या उच्च न्यायपालिका हाई कोर्ट 214 से लेकर के 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय जो राज्य के जिलों में होते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर 237 में इनकी व्यवस्था की गई है। भाग 7 ये हटा दिया गया अभी, जिसमें राज्यों से संबंधित पाली अनुसूचियों का खंड था उसको हटा दिया गया है। 8 में संघ क्षेत्र 239 से 242। भाग 9 पंचायतों के बारे में दिया गया है। 243 से लेकर 243 तक है। ऐसे ही 9A 74th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया नगर पालिकाएँ, जिसमें 243 से लेकर 243 तक है। ऐसे 9B सहकारी समितियाँ 2011 में जोड़ी गई थी। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको याद भी रखना है आपको। ये अक्सर पूछा जाता है कि भाग 9 से कौन संबंधित है या 9A से क्या संबंधित है। ऐसे ही भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में, उनके अधिक शासन क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे ही भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाओं और वाद के बारे में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में दिया गया हुआ है। भाग 14 में राज्यों के अधीन सेवाएं क्या क्या हैं उनके बारे में दिया गया हुआ है। ऐसे 14A अधिकरण है और 15 इम्पोर्टेंट है ये, आप भाग 15 याद रखिएगा, निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 16 जिसमें विशेष प्रावधान दिए गए हुए हैं। और ऐसे भाग 17 राजभाषा, ये भी कई बार पूछा गया, राजभाषा किस भाग से रिलेटेड है। आपातकाल उपबंध
18 ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है, यह आर्टिकल भी आपको याद रखना 368। अस्थायी समकरणीय विशेष उपबंध भाग 21 में है। भाग 21 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारे राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं इसमें। भाग 22 संक्षिप्त नाम हिंदी प्राधिकरण, ये सारे व्यवस्था भाग 22 में किए गए हैं। तो इनको आप याद रखना कौन किससे रिलेटेड है, ये कई बार क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन अनुच्छेद हो गया। अब इसमें अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, किस अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य 12 अनुसूचियाँ, मैंने आपको पहले ही बताया 12 अनुसूचियों में राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में है, संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं के बारे में दिया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में कुछ कई बार ये पूछा जाता है कि इस अनुसूची 2 में किन का प्रावधान नहीं किया गया। इसमें प्रलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार और संबंधित प्रावधान के बारे में दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति है, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आप इन सारों का नाम याद रखना है, कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है कि कौन इससे नहीं है। अनुसूची 2 में किसका नाम नहीं आता है, कौन नहीं आता है। अनुसूची 3 में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ है, इसमें भी आपको याद रखना है। अभी भी इससे पहले पीसीएस में पूछा गया कौन अनुसूची 3 के तहत या अनुसूची 3 में नहीं आता है। तो जिसमें आते हैं कौन है, संघ मंत्री, मंत्री में प्रधानमंत्री भी आ जाता है, संसद सदस्य, संसद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल सदस्य। ठीक, इसमें आपको राष्ट्रपति नहीं दिख रहा है, उपराष्ट्रपति नहीं दिख रहा, तो इनका नाम याद रखना है आपको, कौन नहीं दिख रहा है, आपको प्रश्न के हिसाब से आपको अलग करना है। अनुसूची 3 में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुसूची 3 किससे संबंधित है। अनुसूची 5 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसमें 10 राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। हम आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। ऐसे देखें, अनुसूची 5 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अनुसूची 6 में जो राज्य आते हैं उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राज्य आता है अनुसूची 6 के तहत। ऐसे ही अनुसूची 7 है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में अभी 100 विषय हैं, पहले 97 था। राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 था। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं अभी, पहले 47 था। तो आपको अभी के विषय याद रखने हैं, कितने विषय किस सूची में है। तो हमारे जो शक्तियों का बंटवारा 3 भाग में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ऐसे ही अनुसूची 8 में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपको अनुसूची याद रखना है, उससे रिलेटेड कौन सा विषय किस में है ये भी याद रखना है। अनुसूची 9 भू सुधार से संबंधित है, जो 1951 में जोड़ा गया। अनुसूची 10 दल बदल कानून, हमेशा और हर राज्य में ये न्यूज़ में रहता है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। इससे हम आगे देखेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में देखेंगे। अनुसूची 11 पंचायती शक्ति के बारे में दिया गया है। पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया अनुसूची 11 में, जिसमें 29 विषय हैं। ये भी पिछली बार का प्रश्न है ये कि अनुसूची 11 में कितने विषयों का संकलित किया गया है, तो 29।
अनुसूची 12 जो है नगर पालिका के बारे में वर्णन करती है, जिसमें 18 विषय हैं। तो आपको विषय याद रखना है, 29 विषय पंचायत में और नगर पालिका में 18 विषय। इससे पहले जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि भारतीय संविधान में बहुत सारे देश के संविधान को निचोड़ कर बनाया गया, या कह सकते हैं कि उसके जो अच्छे बिंदु थे जिनको हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट समझा गया, जो हमारे देश की जनता के लिए अच्छा समझा गया, उनको लिया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग है, जो 1935 में ब्रिटिश कानून या भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, उससे कई सारे पॉइंट सेम टू सेम ले लिए गए हैं या थोड़ा बहुत बदलाव के साथ लिए गए हैं, जिसमें संघीय तंत्र की वहीं से आया है, राज्यपाल का कार्यकाल आया है, न्यायपालिका आया है, यूपीएससी, आपातकालीन उपबंध। आप इनको याद रखिएगा, ये कभी भी कहीं भी प्रश्न इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि कौन कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ लिया गया है यहाँ से अमेरिका से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कितने का नामांकन करता है राष्ट्रपति? आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्यिक एवं समागमन की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। जर्मनी से क्या? आपातकाल के समय अधिकारों का स्थगन। हम आगे जब देखेंगे तो कौन कौन से अधिकार स्थगित होते हैं या कौन किस स्थिति में स्थगित हो जाते हैं, इन सब के बारे में विशेष हम डिटेल में देखेंगे। सोवियत संघ से क्या क्या लिए गया है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। न्याय की व्यवस्था कितनी की गई हमारे संविधान में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति से सीधे लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कहाँ से हमारे संविधान में लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारे स्रोतों से बहुत अच्छी चीज़ों का समागम है और ये संविधान इस तरह से बनाया गया है जो हमारे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है उसके हिसाब से बनाया गया है। ये हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन किससे या कह सकते हैं हमारे संविधान की विशेषताओं में जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे लंबा संविधान है, विभिन्न स्रोतों से निहित है, कठोरता और ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो कठोर भी है और लचीला भी है, एकात्मक, संघीय होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव है, मतलब केंद्र का वर्चस्व है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, धार्मिक निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्म को मानने वालों को समान अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जो हमने देखा। इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम एक अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।